हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज जो हमारी परिस्थिति है मौसम की, वो बारिश से घिरा हुआ है। इसी से ओत-प्रोत कविता पर्वत प्रदेश में पावस हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। आइए, जिसके रचनाकार हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, संकलित कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी, जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। तो आइए कविता के बारे में कुछ जानते हैं। भला ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है जो पहाड़ों पर न जाना चाहता हो? जिन लोगों को दूर हिमालय पर जाने का मौका नहीं मिल पाता, वो लोग अपने आसपास के पहाड़ी इलाकों में जाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जब आप पहाड़ों को याद कर रहे हों और ऐसे में किसी कवि की कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही आपको ऐसा एहसास करवा दे कि आप अभी अभी पहाड़ों से घूमकर आ रहे हों, तो बात ही अलग होती है। बच्चों, प्रस्तुत कविता भी इसी तरह के रोमांच और प्रकृति के सुंदर वर्णन से भरी है, जिससे आपको आँखों में और मन दोनों को आनंद आएगा। यही नहीं, सुमित्रा नंदन पंत की बहुत सारी कविताओं को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे आपके चारों ओर की दीवारें कहीं गायब हो गई हों और आप किसी सुंदर पर्वतीय जगह पर पहुंच गए हों, जहां दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ हों और झरने बह रहे हों और आप बस वहीं रहना चाह रहे हों। महाप्राण निराला जी ने भी पंत जी के बारे में कहा था कि उनकी सबसे बड़ी प्रतिभा यह है कि अपनी कृतियों को अधिक से अधिक सुंदर बना देते हैं, जिसे पढ़कर या सुनकर बहुत आनंद आता है। तो ये पंत जी की खासियत है, जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है, जिन्होंने ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति हमें दी हैं। समय समय पर हम कहकर सुनकर बहुत ही गर्व की अनुभूति करते हैं। बच्चों, वो पंक्ति थोड़ा सा एक बार हम लोग दोहरा लें। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। कहीं कहीं जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं, ये दोनों बातें देखने को मिलती हैं। भाव यहाँ यही समझना है कि वह दिल, वह हृदय नहीं है जिस हृदय में अपनी मातृभूमि के प्रति प्यार का वास न हो। जो भरा नहीं है भावों से, यानी जिस व्यक्ति के अंदर भाव नहीं है। बहती जिसमें रसधार नहीं, रस की धारा, संवेदना। तो यहाँ हम अब इस जो कविता पढ़ने वाले हैं, उस कविता के संदर्भ में कुछ समराइज बातें हैं, पाठ का सार पर हम ध्यान देते हैं। आइए देखते हैं। कवि ने इस कविता में प्रकृति का ऐसा वर्णन किया है कि लग रहा है कि प्रकृति सजीव हो उठी है। कवि कहता है कि वर्षा ऋतु में जो प्रकृति की स्थिति होती है, वह रूप हर पल बदल रहा है। कभी वर्षा होती है तो कभी धूप निकल आती है। पर्वतों पर उगे हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे पर्वतों की आँखें हों और वो इन आँखों के सहारे अपने आप को अपने चरणों ने फैले दर्पण रूपी तालाब में देख रहे हों। पर्वतों से गिरते हुए झरने कल कल की मधुर आवाज़ कर रहे हैं, जो नस नस को प्रसन्नता से भर रहे हैं। पर्वतों पर उगे हुए पेड़ शांत आकाश को ऐसे देख रहे हैं जैसे वो उसे छूना चाह रहे हों। बारिश के बाद मौसम
ऐसा हो गया है कि घनी घनी जो धुंध है ना, घनी धुंध के कारण ये सब लग रहा है, मानो पेड़ कहीं उड़ गए हों, अर्थात गायब हो गए हों। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है, यानी कि जोरदार बारिश कर रहा है। बारिश का ऐसा समागम उस पर्वत प्रदेश में देखने को कभी नहीं मिला, जिसकी चर्चा पाठ के सार के माध्यम से यहाँ सुमित्रानंदन पंत जी कर रहे हैं। बच्चों, आगे हम देखते हैं, यानी कि अगर पाठ की कुछ व्याख्या पर ध्यान दें अब शुरू में, तो अब उस पर गौर करना होगा। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। ये काव्य की पहली पंक्ति है। इस पंक्ति में कुछ कठिन शब्द हैं और मात्र कठिन शब्द एक ही दो हैं, जिसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लो। यानी कि पावस ऋतु, वर्षा ऋतु, परिवर्तित यानी बदलना, प्रकृति वेश यानी प्रकृति का रूप। तो इस पंक्ति के मतलब जिस प्रसंग में, जिस संदर्भ में यह पंक्ति कही जा रही है, उस संदर्भ में अब समझना आवश्यक है। यानी कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इसमें कवि ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। आइए हम अब उपयुक्त पंक्ति की व्याख्या पर ध्यान दें। कवि कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है। अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकल आती है। अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल से निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। मेखलाकार, करहनी के आकार की पहाड़ की ढाल। ये शब्द जो आए हुए हैं कविता के अंदर, कविता की पंक्ति के अंदर, तो उन शब्दों के कुछ ये कठिन शब्दार्थ आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप इसे गौर से देखिए, स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, और ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए। कहीं कोई कठिनाई हो तो आप पूछिए। सहस्त्र यानी कि हजार, दृग सुमन यानी पुष्प रूपी आँखें, अवलोक यानी देखना, महाकार विशाल आकार, ताल तालाब, दर्पण आईना। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये सारे जो कठिन शब्द हैं हमारे आज के इस मौसम यानी कि पावस ऋतु, वर्षा काल के जो मौसम हमारे बाग बगीचे, नदी नाले, ठीक है, पर जो दिखाई दे रहा है, पर्वतीय क्षेत्र में यानी कि पहाड़ी इलाका में कैसा होगा। आप ऊपर देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे फूल पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। तो ये सारे जो दृश्य हैं, हमारे विद्या मंदिर का भी नीचे दृश्य है, ये सब इस मौसम में निखर आते हैं, क्योंकि सावन के महीने में, आषाढ़ सावन के महीने में, जून जुलाई के महीने में बरसात का मौसम होता है, और इस बरसात के मौसम में चारों तरफ हरियाली का ही भाव होता है। आइए प्रसंग पर ध्यान देते हैं। यानी कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। प्रसंग की जो भाषा शैली है बच्चों, लगभग सभी काव्य पंक्तियों, जिन काव्य पंक्तियों के प्रसंग लिखने के लिए आपको आए, लगभग प्रसंग वाले कॉलम में, फॉर्मेट में आपको ये कंपलसरी लिखना ही लिखना है, सब में लिखना होगा, एक ही टाइप की लैंग्वेज। लास्ट में एक शब्द से आपको उसको मेंशन करना है कि आप किस विशेष प्रसंग की ओर इंडिकेट कर रहे हो, अपनी व्याख्या को, अपनी बात को। ठीक है। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इसमें कवि ने पर्वतों का सजीव चित्रण किया है। अब व्याख्या पर हमें ध्यान देना है। यानी कि इस पद्यांश में कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना करघनी
अर्थात कमर में बांधने वाले आभूषण से की है। कवि कहता है कि करघनी के आकार वाले पहाड़ अपनी 1000 पुष्प रूपी आँखें फाड़कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है, वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल आईने का काम कर रहा है, आईने का काम कर रहा है, दर्पण का काम कर रहा है, ग्लास का काम कर रहा है, जिसमें वह अपनी छवि निहार रहा है। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर ध्यान देते हैं कविता की। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरवर के उर से उठ उठकर ऊंच आकांक्षाओं से तरवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब इन काव्य पंक्तियों में जो कठिन शब्द आए हैं, कुछ उन पर चर्चा कर लेते हैं। गिरि का मतलब होता है पहाड़, मद का मतलब होता है मस्ती, झग झग यानी झाग, फेन, साबुन वगैरह सर्फ वगैरह देखते हो जिस तरह से फेन उठता है, वैसे समुद्र में भी जल में भी फेन उठता है। उसी फेन को यहाँ पे झाग भी कहा जाता है। नमक का निर्माण झाग से ही होता है, यानी कि समुद्री झाग से ही नमक का निर्माण किया जाता है, जो कि नमक हमारे शरीर के लिए आयोडीन का काम करता है। हमें ये पोषक तत्व हमारे खान पान में, हमारे टेस्ट में उसका एक बहुत ही उच्च स्थान है। उर का मतलब होता है हृदय। ऊंच आकांक्षा का मतलब होता है ऊंचा उठने की कामना, ऊंचा उठने की कामना करना, इच्छा करना। तरवर पेड़, नीरव, नभ शांत, शांत, आकाश, अनिमेष, एकटक। तो ये कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये आपके गूगल क्लासरूम में अवेलेबल भी रहेगा। वहाँ से भी आप इस पीपीटी को आप कलेक्ट करके और डाउनलोड करके और अपने नोट्स में रख सकते हो, ठीक है, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। आइए प्रसंग पर ध्यान देते हैं कि ये जो काव्य पंक्ति है किस प्रसंग में कही गई है। बच्चों, प्रस्तुत काव्यांश जो है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसमें कवि ने झरनों की सुंदरता का वर्णन किया है। झरने यानी कि झरने, झील, नदी, सरोवर जो हैं, इनका क्या रूप है, क्या हैसियत है हमारे जीवन में, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। आइए व्याख्या पर ध्यान देते हैं कि इस काव्य पंक्ति की जब हम व्याख्या करते हैं तो ऐसा कौन सी बात है जो निकल कर हमारे सामने आती है, उस पर गौर करते हैं। इस पद्यांश में कवि कहता है कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज़ करते हुए बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हों। उनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्साह अथवा प्रसन्नता भर देती है, एक्साइटमेंट पैदा कर देती है। पहाड़ों के इस हृदय से, यानी पहाड़ों के हृदय से, उनके उर से उठ उठ कर अनेक पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए एकटक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं मानो वो किसी चिंता में डूबे हुए हों। अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये व्याख्या करने के बाद इस काव्य पंक्ति से ये बातें निकलकर सामने आती है। आइए अब आगे ध्यान देते हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में समय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, ओ जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। जैसा कि आप स्लाइड में भी देख रहे हो कि यहाँ पे जिस तरह का मौसम आपको दिखाई दे रहा है फोटो में, कितना सुनसान,
सन्नाटा सा बिखरा हुआ सा लग रहा है। तो इस मौसम में पर्वत प्रदेश में यही स्थिति हो गई है। अब इस काव्य पंक्ति में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। बच्चों, आप इधर ध्यान दीजिए और आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से शब्द और उसके अर्थ लिखे गए हैं। आप उसे ध्यान से सुनिए भी, समझने की कोशिश भी कीजिए, और कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो आपका फंडामेंटल राइट्स है, आपका मौलिक अधिकार है कि आप पूछें। आप मुझे आगे ना बढ़ने दें जब तक वर्तमान की जानकारी जो हम और आप शेयर कर रहे हैं पूरा कंफर्म ना हो जाए, जिस पर आपका आत्मविश्वास कायम ना हो जाए, फिर उस पर आप आगे ना बढ़ें। टेक केयर, लेसन में। अब प्रसंग पर ध्यान देते हैं कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति किस प्रसंग में कही गई है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इसमें कवि ने बारिश के कारण प्रकृति का बिल्कुल बदलता हुआ रूप दर्शाया है। अब वो रूप कैसा है, व्याख्या करने के बाद आपके सामने निकल कर आ रहा है। इसे कृपया गौर से सुनिए। देखिए सामने किस तरह का मौसम, प्रकृति ने कितना भयानक रूप दे रखा है, आसमान और धरती को जोड़ रखा है। इस पद्यांश में कवि कहता है कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पेड़ कहीं उड़ गए हों, अर्थात गायब हो गए हों। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गिरा हो, केवल झरने की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर साल के पेड़ डर कर धरती के अंदर धंस गए हैं। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। अभी हाल ही में आपने श्री कृष्णा में देखा होगा किस तरह से इंद्र भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पहाड़ उठाने के लिए मजबूर कर दिए। तो जिस किसी ने देखा होगा उसे ये ज़रूर मालूम होगा। आइए आगे ध्यान देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, टेक केयर, लिसन मी केयरफुली। अब कविता के बाद आपको कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, प्रश्नोत्तर हैं, इस पर ध्यान देना है। और इन प्रश्नोत्तर को ध्यान देने के लिए आपको सेल्फ आगे स्लाइड को बढ़ाना है और प्रश्नोत्तर पढ़ना है स्वतः और लिखना है। मैंने आपको कविता की जो मुख्य काव्य पंक्तियाँ थीं उनका विश्लेषण ओरल और रिटेन दोनों आपके साथ साझा कर चुका हूँ। और आप हमें उम्मीद है कि आप इस कविता से ज़रूर लाभ उठाएंगे और लाभ उठाते उठाते आपको ये भी सब मालूम हो जाएगा कि किस तरह से आप इस कविता को सब ये करोगे। ठीक है, ओके, टेक केयर। तो आप सभी आगे प्रश्नोत्तर भी देख लेना और सारे प्रश्नोत्तर लिख भी लेना, रिटेन में रख लेना। धन्यवाद। आप सभी की स्वाध्याय की कुशल कामना करते हुए स्वस्थ जीवन की परमपिता से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। आज का दिन और आने वाला सारा दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। धन्यवाद।